ना रुके हैं अभी कदम, ना अभी हिम्मत हारी है, ना रुके हैं अभी कदम, ना हिम्मत हारी है, कह दो इन मंजिलों से हौसला अब भी जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा आज अजीब लग रहा होगा कि आपको इधर बोर्ड की ये वाली साइड दिख रही होगी और इधर दीवार दिख रही होगी। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? तो यह आपकी सुविधा के अनुसार ही इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आज मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं पिछले कई वीडियो से इस प्रॉब्लम को शेयर कर रहा था कि भाई इधर जो हमारा क्वेश्चन लगता है वो बहुत छोटा सा लगता है और हमारे लिए पढ़ाने की जगह भी बहुत कम रहती है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के हिसाब से मैंने ये चीज़ रखी है कि अब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये यहाँ से और खूब बड़ा सा क्वेश्चन हम ले लेंगे और इधर हम अपना पढ़ाने का सिस्टम रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसमें बोर्ड हमारा अच्छे तरीके से और बोर्ड बड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये चीज़ रखी है। यदि आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम चीज़ों को जैसे पहले थी फिर से ऐसे ही कर देंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, केवल एक ही राय है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। तो हमने एवरेज में क्या सीखा था? औसत चल रहा था और यह औसत की हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी। तो मैं आपसे कहूँ, हमने काफ़ी सारे कुछ फॉर्मूले सीखे थे और बेसिक सीखे थे। ठीक है, डायरेक्ट एवरेज निकालने के भी हमने चीज़ें सीखी थी कि कैसे हम डायरेक्ट एवरेज को निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने चीज़ों को जोड़ना सीखा था कि भाई हमारे पास में n संख्याएं तो उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला था आप बताएंगे। और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आप बताएंगे और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद में हमने एक तरफ से जाने वाली सारी विषम संख्याओं का योग n² होता है और सम संख्याओं का योग कितना होता है? n × n+1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए और बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। अब मैं बोर्ड से भी अलग नहीं हटा करूँगा, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेरे को लगी हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर हमने इस सवाल को करेंगे मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, हालांकि आंसर आ जाना चाहिए 2 से 3 सेकंड में। करना क्या होगा? तो आपसे मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है भाई, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है n²। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है भैया n, और n हमारा कितना दे रखा है? 13, और एवरेज हमसे पूछा है 13। चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं कहा। क्वेश्चन में क्या कहा कि n प्राकृतिक संख्याओं के विषम n प्राकृतिक संख्याएं हमको दे रखी थी और उसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है जो कि होता है n²। और उसके बाद में भाई हम n² में जब n से भाग देते हैं, क्योंकि n हमारी संख्याएं होती हैं, n² में n से भाग देते हैं तो n कट जाता है, हमारा एक n बचता है और यही हमारा एवरेज होता है। क्योंकि भाई किसी भी योग में यदि हम उस संख्याओं से भाग दे देते हैं तो हमारा वह एवरेज आता है। वही एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज बराबर n हो जाएगा और एवरेज बराबर 13 इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए हो रहा होगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें हम चीज़ों को आसानी से डील करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है क्या? n × n+1 2n+1 बटे के 6, यही होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, पक्की बात। उसके बाद में यदि मैं इसके एवरेज की बात करूं, इसमें एवरेज की बात करूं तो
n से भाग देंगे, और जब हम n से भाग देते हैं, यहीं पर दे के देख लेते हैं, तो इस n से ये n कट जाएगा, तो हमारी क्या आएंगी n+1, एंड इधर कितना आएगा 2n+1 बटे के 6, यह है हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज होता है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास में n प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो 17, तो आप एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 17 यहाँ पर लिखेंगे, 17 तो कितना हो जाएगा 17 + 1, 17 दूनी 34 + 1 बटे के 6। ठीक है, 17 और 1 18, इधर कितना हो जाएगा 35 बटे के 6, 6 से हम भाग देंगे 18 में, तो 6 × 18 और 35 × कितने हो जाएंगे 105, और 105 ही इस सवाल का हमारे पास में आंसर होगा। 105 ही हमारे पास में इस सवाल का एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आती हैं। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n × n+1 2n+1 बटे 6, और n से जब हम भाग देते तो वह हो जाता है एवरेज। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से बताएंगे, वह हमारा हो जाता है एवरेज। तो n से जब हमने भाग दिया, n से n कट गया, तो n+1 2n+1 बटे के 6 इसका एवरेज आया। और जैसे ही एवरेज आया उसमें हमें n की वैल्यू दे रखी है 17, तो 17 उसमें लगाएंगे, 17 और 1 18 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35, 18 × 35 बटे 6, 6 से 18 को काटेंगे 3 बार, और 35 तिये हो जाएंगे हमारे 105, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, और आप मुझे ये ज़रूर बता देना कमेंट करके कि भाई जो हमने ये नई चीज़ें स्टार्ट की, इधर दीवार दिख रही है आपको, थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन इससे पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे वो मेरे को बता देना, उसी अनुसार इन्हीं चीज़ों को रहने देंगे, नहीं तो हम इन चीज़ों को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन कहता है कि 9 आंकड़ों का औसत 87 है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताएंगे सर क्वेश्चन करना कैसा था। मैंने आपसे पहले ही ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए, 3-3 4-4 संख्याएं लेकर, लेकिन इसमें हल्की सी ज़्यादा संख्याएं हमको दे रखी हैं, उनसे हम डरेंगे नहीं। कितनी संख्याएं दे रखी हैं आप मुझे बताएंगे सर। इसमें संख्याएँ दे रखी हैं 9 में संख्याएँ लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये चीज़ें मेरे सुविधा अनुसार मैंने नॉर्मल लिख ली। ठीक है, तो उसके अनुसार बोला है कि 9 आंकड़ों का औसत कितना है, तो वह दे रखा है दोस्तों 87। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, 87। उसके बाद में पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है। पहले 5 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, वो दे रखा है 79, और आगे कहा है कि अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना है 92। तो यह वाला आंकड़ा पूछा है, इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो x वगैरह हमको पुट नहीं करनी है, हमें तो डायरेक्ट यह क्वेश्चन करना आता है। आपसे मैंने क्वेश्चन जो हमने बेसिक सीखा था, तो बेसिक में मैंने आपसे कहा था कि आपको इस वाली वैल्यू में से जो आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों का औसत दे रखा है, यह औसत घटाना है। तो 79 में से 87 चले जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे कितने बचेंगे, 8। ठीक है, 8 बचेंगे, यह मार्क करना, 8 गुणे, और यह कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। 5 क्यों, क्योंकि 5 हमारे पास है, और 8 पंजे 40, और यह माइनस के होंगे या प्लस के होंगे, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर यह माइनस के होंगे, क्योंकि 79 में से 87 जाएंगे। भाई इस वाली वैल्यू में से ही तो हम एवरेज को घटाते थे, ये चीज़ें तो आपको ध्यान है, पहली वाली क्लास आपने देखी होगी। 92 में से 87 को घटाएंगे तो हमारे पास में 5 बचेंगे, और 5 जो हैं वो 3 आंकड़ों के हैं। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि 5 तिये 15 यह हो जाएंगे। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को एक जगह मर्ज करना होता था। -40 और +15 बचेंगे, तो भैया हमारे पास में कितने बचेंगे जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर -25 बचेंगे, और माइनस का जो 25 हैं वो इस सवाल के आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है इसका या तो हमसे योग पूछ ले या औसत पूछ ले, वैल्यू तो एक ही रहनी है, क्योंकि भाई औसत में 1 से भाग देंगे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, योग हमारा नॉर्मल रहता ही है। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो हम वैल्यू
की बात करते हैं -25 और -25 बट्टे के 1 हम हमेशा औसत की बात करते हैं, क्योंकि यह वैल्यू जो होती है वही हमारी -25 कितनी होती है, यही वैल्यू हमारी औसत होती है और यही वैल्यू हम निकाल कर जाएंगे। तो इस आंकड़े का जो औसत होगा वही इस आंकड़े की वैल्यू होगी। मैंने आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझा रखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जैसे ही हमने -25 बटे के 1 किया, हमारे पास में -25 बचा। कितना बचा? -25 बचा, ठीक है, -25 बचा। अब ये -25 हमसे क्या सिखा रहा है? तो मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई थी कि भाई इस आंकड़े की जो वैल्यू है या इस आंकड़े का जो औसत है इस वाले आंकड़े से 25 अधिक है, या तो हम ये बोल सकते हैं, या इस आंकड़े का जो औसत है, यह जो औसत है 87 जो औसत है, इस आंकड़े के औसत से 25 कम है, यह बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे भाई। ये जो औसत है इस आंकड़े के औसत से 25 कम है, तो भैया आप मुझे एक बात बताएंगे कि इसका जो एवरेज निकालेंगे फिर हम 87 + 25 करेंगे या नहीं। आपसे मैं यह चीज़ दोबारा से दोहराऊं कि भाई यह जो औसत है इस आंकड़े के औसत से 25 कम है, तो इसका मतलब इस आंकड़े का औसत निकालने के लिए हमें 87 + 25 करना होगा, और 87 और 25 होते हैं कितना? 7 5 12 112। यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हमसे यह पूछता सवाल में कि लास्ट के आंकड़े का औसत या लास्ट का आंकड़ा ज्ञात कीजिए। चीज़ें हमेशा सेम ही रहती हैं, 112 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं दोहराऊँ। हमको 9 आंकड़े दे रखे थे और 9 आंकड़ों का जो औसत था वह 87 दे रखा था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। पहले 5 आंकड़ों का जो औसत था वह 79 दे रखा था। अगले 3 आंकड़ों का औसत जो था वो 92 दे रखा था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा इस वैल्यू को डील करने के लिए हमें यह जो औसत है इस औसत से मेन औसत को घटाना होता है। तो 79 में से 87 चले जाएंगे तो हमारे पास में -8 बचेंगे, और -8 केवल एक का नहीं है, वह 5 आंकड़े एक साथ हैं, तो -8 × 5 हमें करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों कितना? -40। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं। इन 3 आंकड़ों का औसत 92 दे रखा है, 92 में से हम 87 को हटाएंगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे? हमारे पास में 5 बचेंगे, और 5 हमारे 3 आंकड़ों का है, तो 5 × 3 15 हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यू को हम एक जगह मर्ज करेंगे, -40 + 15 हो जाएगा -25, और -25 बटे के 1 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में एक आंकड़ा हो तो 1 से भाग, 2 आंकड़ा हो तो 2 से भाग, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज की बात करते हैं। अब हमारे पास में लास्ट वैल्यू जो आई वो -25 आई। इस -25 का हमने क्या काम सीखा कि यह जो औसत है मेन औसत इस आंकड़े के औसत से 25 कम हैं। तो इसका मतलब इस आंकड़े का औसत निकालने के लिए यदि हम 87 में 25 को जोड़ दें तो हमारे पास में 112 आता है। तो हमसे सवाल में बेशक ये बोल दे कि लास्ट का जो आंकड़ा था, 9वां जो आंकड़ा था, उसका योगफल ज्ञात कीजिए या उसका औसत ज्ञात कीजिए, बात हमेशा एक ही होती है, क्योंकि हमारे पास में जो आंकड़ा है वह केवल एक है। यदि 2 आंकड़े होते तो योगफल और औसत अलग अलग बात होती। तो 25 जोड़ देंगे, 87 + 25 7 5 12 8 2 10 और 11। उम्मीद करता हूँ 112 आंसर आया, और 112 आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? ओके, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी मेहनत से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर एक साइड दिखेगा कि 7 आंकड़ों का औसत 34, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 व अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 का औसत ज्ञात कीजिए। 7 आंकड़ों का औसत 34, 3 आंकड़ों का औसत 28।
भाई 7 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका है 34 और पहले 3 आंकड़ों का औसत है 28, यही बोल रहा है 28, ठीक है। वह अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो इन दोनों आंकड़ों का औसत ज्ञात हमें करना है। अब आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, सर कुछ नहीं करना, 28 में से 34 जाएंगे तो आप मुझे बताएंगे 6 बचेंगे माइनस के, और माइनस के जैसे ही 6 बचेंगे हमारे पास में -6 गुणे के 3 आ जाएगा तो -18, ये वैल्यू हो गई। 47 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 7 6 13, और 13 में प्लस के बचेंगे 13 दूनी 26, क्योंकि 2 आंकड़े हैं, 26 हो गया। दोनों को एक जगह मर्ज करेंगे तो हमारे पास में प्लस के कितने आ जाएंगे 8, और 8 में हम अब की बार में 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 आंकड़े हैं और 2 आंकड़ों का ही औसत की हमें बात की है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, तो यहाँ पर प्लस के 4 आ गया, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब यह वैल्यू हमें क्या बता रखी है, या प्लस का निशान हमें यह बताता है कि भाई लास्ट का जो औसत है, जो मेन औसत है, उस औसत से इन दोनों आंकड़ों का औसत 4 कम है, या मैं यह कह सकता हूँ कि लास्ट का जो औसत है वो इन दोनों के औसत से 4 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए मेन औसत से इन दोनों आंकड़ों के औसत, या मेन औसत जो है इन दोनों आंकड़ों के औसत का 4 अधिक है। इसका मतलब 34, अगर 4 अधिक है तो हमें उनका औसत निकालने के लिए 4 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब 34 - 4 = 30, यही इन दोनों आंकड़ों का औसत होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अब की बार में दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन आने वाला है आपके सामने, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 आंकड़ों का औसत 79, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75, व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87। यदि 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक व 9 में से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। जमाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 9 आंकड़ों का औसत 79 है। देखिए 9 आंकड़े हमें दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनका औसत कितना दे रखा है 79। इधर से क्वेश्चन हटा देना, ठीक है, 79 है। पहले 2 आंकड़ों का औसत है 75। पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना है, वह है 75। वह अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। यदि 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, अब 7वां ये है, 8वां ये है। यदि मैं 7वां आंकड़ा x मान लूँ तो 8वां आंकड़ा जो है वो 7 में से 5 अधिक है, तो x + 5 हो गए। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। भाई 7वां आंकड़ा यदि मैंने x माना तो उसने कहा सवाल में कि जो 8वां आंकड़ा है वो 7वें आंकड़े की वैल्यू से 5 अधिक है, तो मैंने यह x मान लिया, यह x + 5 हो गया। तथा आगे बोला है वह 9वें से 1 अधिक है। वह 9वें आंकड़े से 1 अधिक है। भैया x + 5 है तो मैं इसको x + 4 लिख लूँ, तो वह 9वें से 1 अधिक है, 7वें से 5 अधिक है, 7वें से 5 अधिक है, 9वें से 1 अधिक है। x + 5 x + 4 से 1 अधिक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 9वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। x + 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बड़ा पसंद आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं सर।
75 में से 79 चले जाएंगे, 75 में से 79 चले जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे और माइनस के 4 में हम कितने की गुणा करेंगे, 2 आंकड़े हैं हमारे पास में, माइनस के 8, तो हमारी वैल्यू ये हो गई। 87 में से 79 जाएंगे तो प्लस के 8 बचेंगे और 8 में हम 4 की गुणा करेंगे, 1 2 3 4, तो ये है हमारे 32 हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, पक्की बात। 87 में से 79 गए, 8 बजे, 8 चौके 32, क्योंकि 4 आंकड़े थे। 75 में से 79 गए, माइनस के 4 बचे, माइनस के 4 में 2 की गुणा करी, माइनस के 8 हो गए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, पक्की बात, ओके। अगर मैं इनके औसत की बात करूं तो इनका औसत आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना होगा सर, कितना होगा इनका औसत? तो आप कहेंगे सर तीनों को जोड़िए, x और x और x, इसका मतलब मैं यह लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 5 4 9 बटे के 3 बराबर औसत हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे? ये वाली वैल्यू तो आपको समझ में आई, ये वाली वैल्यू आपको समझ में आई, दिख रही है ये वाली वैल्यू। 3x प्लस 9 कैसे आई भाई? x प्लस 5 और x प्लस 4 को जब हमने एक जगह जोड़ा तो यह हो गई x और x, मीन्स डैट 3x प्लस 5 और 4 9, 3x प्लस 9 बटे के 3। क्यों? क्योंकि औसत यही होता है, ठीक है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर -8 और 32 को एक जगह मर्ज करो तो आप मुझे बताएंगे सर कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर जी यह बचेंगे हमारे पास में कितने भैया? 24 और 8 ही होते हैं 32, और इनको मैं यहाँ पर लेके जाऊँ, ये हमें प्लस के बचेंगे, तो प्लस के 24 बटे के कितने करना होगा? बटे के कितने करना होगा? तो आप कहेंगे 24 बटे 3 करना होगा, मीन्स डैट प्लस के 8 हमारे पास में रहेंगे, प्लस के 8 हमारे पास में रहेंगे। और प्लस के 8 क्या बता रहे हैं कि मेन जो औसत है इनके औसत से, मेन जो औसत है इनके औसत से 8 अधिक है। मेन जो औसत है इन तीनों के औसत से 8 अधिक है। इसका मतलब इन तीनों का औसत जो हो जाएगा वो 79 माइनस 8 बराबर के 71 हो जाएगा। और 71 जैसे ही आया, 71 का ही हमें इंतज़ार था, जो कि 3x प्लस 9 बटे 3 हो गया। और यही 3x प्लस 9 बटे 3 जो था वो 71 के बराबर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ से यदि हम 71 x की वैल्यू निकाल लाएँ तो हमसे 9वां आंकड़ा पूछा है, x की वैल्यू यहाँ पर रख के हम 9वां आंकड़ा आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। 3 से इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आप कहेंगे सर 3x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213। 3x बराबर 213 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे भैया 9 और 4 13, 204। तो 3x बराबर हो जाएगा 204। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं कैसे कैसे मैं करके आया? मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ और आसानी से बता रहा हूँ। 3x प्लस 9 बटे 3 बराबर 71 है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213। 3x प्लस 9 बराबर 213, 3x बराबर 204 कैसे बचे? क्योंकि 213 में से 9 चले गए तो 204 बचे। अब यहाँ पर आते हैं 3x बराबर 204 हो गया और 3 से इसको काटेंगे, 3 छिंग 18, कितने हो जाएंगे बताएंगे? 204 को काटेंगे, 3 छिंग के 18 और 3 अट्ठे 24, मीन्स डैट x बराबर हो गया 68, ठीक है। और 9वां आंकड़ा जो है वो क्या है हमारा? 9वां आंकड़ा जो है वो है x प्लस 4 बराबर, x की वैल्यू 68 है, x की वैल्यू 68 है, प्लस 4 बराबर के हो गए 72। और यही हमारा इस एडवांस से सवाल का एडवांस और बहुत ही बेहतरीन आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? 72 इसका आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बस यहाँ पर आंकड़ों की वैल्यू दे रखी थी, आंकड़े दे रखे थे, आंकड़े की हमने वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दोहरान तो करना ही नहीं है या करूँ दोहरान? पहले 2 क्वेश्चन तो इसी के जैसे सीखे है ना, दोहरान नहीं करते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ जाएँ आज की क्लास में। तो मैं सोच रहा हूँ अगली 2 क्लास और लगें और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस को चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। एक तो टाइम इतना नहीं मिलता दोस्तों कि रेगुलर वीडियो डाल दूँ, इसलिए आप मैनेज कर लिया करो प्लीज़, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने हो गए आज की क्लास में? 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की
औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है तथा आज पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र ज्ञात कीजिए। भाई क्या बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, पति पत्नी की औसत आयु, हस्बैंड एंड वाइफ की औसत आयु 23 वर्ष है। यह कह सकता हूँ हस्बैंड प्लस वाइफ बटे 2 बराबर 23 वर्ष। तो मैं रियल वैल्यू निकालूं तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। इतनी तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आती है। मैंने क्या किया भाई, हस्बैंड एंड वाइफ की औसत आयु 23 दे रखी थी, तो हस्बैंड प्लस वाइफ बट्टे के 2 किया। 2 क्यों किया? क्योंकि औसत निकालना था। 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये 46 हो गया। ठीक है, पक्की बात, ओके। यह कब था? यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ईयर बिफोर, लिख लें, बिफोर लिख लेते हैं, 5 ईयर बिफोर। ठीक है, 5 साल पहले 46 थी। ठीक है, अगर टुडे की बात करें तो पति पत्नी और उसका बच्चा एक, उसकी औसत आयु 20 है। 20 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20 है, तो 20 गुणे 3 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। पक्की बात, 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। ये आज की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। अब इन दोनों का कंपेयर यह करा रहा है कि उसके बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना, बच्चे की उम्र ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, यह करंट की एज है तीनों की 60 और यह है 5 साल पहले की एज है। क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं नहीं नहीं। तो आपसे मैं इस वाली एज की आज की बात पूछूं कि जो 46 है 5 साल पहले की एज, उसको करंट में लेकर आइए, तो आप कहेंगे सर 5 साल हस्बैंड की बढ़ेगी और 5 साल वाइफ की बढ़ेगी। देखो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि 46 में केवल 5 साल जोड़ देते हैं और कह देते हैं सर 51 हो गया। ठीक है, लेकिन 51 नहीं होना, क्योंकि जो हमारे पास में जो मेंबर हैं दोस्तों वह हैं 2। तो 5 साल हस्बैंड की एज बढ़ेगी और 5 साल वाइफ की एज बढ़ेगी, तो हमारे पास में जो एज आ जाएगी वो 5 साल हस्बैंड की और 5 साल वाइफ की, तो 10 एज बढ़ेगी। इसका मतलब जो टुडे की एज है इन दोनों की, जो करंट की एज है वह 46 + 10 56 है, और इन तीनों की जो करंट एज है वह है हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड की, वह है 60। तो हमसे पूछा है कि चाइल्ड की एज ज्ञात कीजिए। आज की चाइल्ड की एज जो हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, 60 में से 56 घटा दीजिए, हस्बैंड वाइफ कट जाएगा, चाइल्ड की एज आ जाएगी कितनी? 4 वर्ष। 4 ईयर्स किसकी एज आ जाएगी? चाइल्ड की एज आ जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से देखें। ओके, दोबारा से देखते हैं। भाई हमसे क्वेश्चन में कहा था कि 5 वर्ष पहले हस्बैंड एंड वाइफ के औसत आयु 23 थी, तो हमने उनकी रियल आयु निकाल ली 23 दूनी 46। ठीक है, ये 5 साल पहले की बात है। उसके बाद में उसने कहा कि हस्बैंड वाइफ एंड उनके एक बच्चा हुआ, तीनों की जो एज है वो आज की एज है वो है 20, जो कि औसत था। तो 20 दिए 60, हमने उसका 60 आज की एज निकाली तीनों की। उसके बाद में हमने इस चीज़ को कंपेयर करना स्टार्ट किया। क्योंकि कंपेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, और बच्चे की आयु को ज्ञात करने के लिए जो ये टुडे जो करंट की एज 60 दे रखी है, इसमें से इन दोनों की एज को यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे बच्चे की एज निकल के आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? वही प्रॉब्लम यहाँ पर आई, जो 60 हमारे पास में जो एज है वो करंट की एज दे रखी है, और जो 46 एज है वो 5 साल पहले की दे रखी है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सर इसको 5 साल पहले की एज को जो कि 46 है उसको आज की एज में लाने के लिए मुझे 10 उसमें प्लस करना पड़ा, तो 46 और 10 56 हो गया।
56 हो गया। 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि 5 साल हस्बैंड की बढ़ी और 5 साल वाइफ की बढ़ी, तो 56 हो गया। 60 में से जैसे ही 56 हमने निकाला, वो 4 ईयर किसकी बची? बच्चे की एज बची। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है? आ गया समझ में, पक्की बात? ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार में तो ये वाला कंसेप्ट प्रॉपर आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी कंसेप्ट पर लेने वाला हूँ। मज़ा आ रहा है भाई एवरेज में? है अच्छा लग रहा है? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। भाई 5 व्यक्ति थे एक परिवार में, डिब्बे बना लेते हैं, डिब्बे थे। कितनी थी? 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो वह थी 17। तो 17 औसत था, 17 तिये 51 कर लेते हैं। अच्छा, मैम को क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपकी बात? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? भाई मैंने क्या किया, 5 व्यक्ति थे, 5 डिब्बे बना लिए, 1 2 3 4 5, 17 थी, 17 थी 51, क्योंकि औसत दे रखा था, ठीक है। यह जो कहानी है वह 3 वर्ष पहले की है, ठीक है। उसके बाद में इस परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा ने जन्म लिया, 1 2 3 4 5 तो पहले से ही थे, और एक छुटकू आ गया, और छुटकू को आते के साथ ही जो करंट औसत था उनका वह 17 ही था। तो मेंबर कितने हो गए? आप कहेंगे 5 व्यक्ति एक बच्चा, 17 छिक्के 102, इसमें मेंबर हो गए 102, इसमें कितने हो गए भैया? मेंबर हो गए। पक्की बात है। बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब 17 तिये 51 कितने साल पहले की बात थी? तो यह 3 वर्ष पहले की बात थी। अब इस एज में से इस एज को घटाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया यह 3 साल पहले की एज है और यह कितने साल पहले की, ये करंट की एज है। 5 व्यक्ति थे तो 5 व्यक्ति हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यह हो जाएगा कितना? 17 पंजे 85, ठीक है। 3 साल पहले की एज है। अब इस एज को मैं करंट एज में लेकर आऊँ, क्योंकि यह पहले से हमारी करंट एज है, क्योंकि भैया करंट एज में से करंट एज को ही घटाकर तो बच्चे की निकलेगी, क्योंकि 5 मेंबर यह तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, बच्चा बचेगा, बच्चे की एज ही हमें डिफाइन करनी है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 5 मेंबर थे, 3 साल पहले की बात थी, तो 3 साल 5 मेंबर की जैसे ही एज को बढ़ाएंगे वह हमारी 5 गुणे 3 मीन्स डैट 3 साल 5 मेंबर की बढ़ेगी, तो 5 मेंबर की 3 साल बढ़ेगी, तो 15 साल हमारे पास में एज बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो करंट एज हो जाएगी 85 और 15 बराबर के हो जाएगी 100, ठीक है। चीज़ें समझ में आती है? 85 और 15 बराबर के हो जाएगी कितनी? 100 हो जाएगी, पक्की बात, ठीक। 17 छिक्का 102 करंट एज यहाँ पर है जिसमें बच्चा है। 85 और 15 100 करंट एज ऊपर है जिसमें बच्चा नहीं है। दोनों को माइनस कर देंगे, 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि यही मेरे गोलू बच्चे की उम्र है, बच्चा की उम्र है, ठीक है। 2 साल का है, छुटकू है, ठीक है। चिंटू तो भैया 2 साल का ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन सेम था, बस उसमें मेंबर ज़्यादा दे रखे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बड़ी तो नहीं होगी क्लास? अभी तो नहीं हुई होगी बड़ी, हाँ? देखिए एक बार चेक करके, क्वेश्चन तो करा नहीं है, नहीं अभी तो काफ़ी है, अभी बहुत है, अभी तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे भाई।
अभी नहीं जाने देंगे सर आपको हम, अभी तो बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा कि पुत्र के विवाह के समय उसकी व उसके माता की व उसके पिता की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है, तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? ऑप्शन है 13 साल, 4 साल, 25 साल, 1 साल। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 10 सेकंड के लिए यहीं पर खड़ा हूँ, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ नहीं। चलो करके तो दिखाओ पहले, चलो करिए। पुत्र के विवाह के समय उसकी व उसके माता की व उसके पिता की, ठीक है, करें क्वेश्चन को? ठीक है, करते हैं भाई। पुत्र के विवाह के समय, पुत्र का विवाह हुआ, पहले आप मुझे बस मेंबर बताइए। माता जी हैं, पिताजी हैं और पुत्र सन बेटा जी हैं। तीनों की जो औसत आयु है वो 42 वर्ष है। 42 वर्ष है तो 42 गुणे 3 कर दें, 3 दूनी 6, 3 6 186 है। 186 है, 186 एज है तीनों की, जिसमें है मम्मी पापा और बेटा। ठीक है, बेटा ले लिया, सन ले लिया मैंने। उसके बाद में शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। 36 वर्ष है औसत आयु। भाई मुझे आप एक बात बताइए, अब परिवार में कितने मेंबर हो गए होंगे? मम्मी पापा बेटा, उसकी वाइफ और उसका छुटकू चाइल्ड। और कितनी एज है 6 वर्ष बाद? 36 एज है। 36 एज है। मम्मी पापा बेटा, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, उसका बच्चा, 36 एज है। और कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। 36 चिक्के कितने होते हैं? आप कहते हैं सर 6 छिंग 36 चिक्के 216 होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए सर, मुझे क्या पूछा है कि इस वाइफ की उसकी वाइफ की शादी के समय उम्र कितनी थी? भाई शादी के 6 वर्ष बाद तो ये वाली एज है, शादी के समय उम्र कितनी थी? तो आप मुझे अब बस इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। भाई आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इसकी करंट एज निकालूं तो शादी के टाइम तक 6 वर्ष बाद तक की एज निकालूं तो 6 3 18 इसमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बात कर रहा था। 3 मेंबर है, 6 3 18, 186 प्लस 18 बराबर हो जाएंगे कितने? 8 6 14, 8 और 1 9 और 1 10, 0 1 3, कितने हो जाएंगे? 8 6 14, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 204 हो जाएंगे। ठीक है, 204 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 204 हो जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, इसमें जो इंक्लूड है वो कौन इंक्लूड है? तो आप कहेंगे सर इसमें वाइफ इंक्लूड है, उसका बच्चा इंक्लूड है, उसका बेटा वो खुद इंक्लूड है, उसके मम्मी और उसके पापा इंक्लूड हैं, और उनकी जो करंट एज तीनों की है वह 204 निकल कर आई। ठीक है, 204 निकल कर आई। लेकिन इस टाइप से यह सवाल होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। 186 तो इनकी आ गई, और जो कि करंट और उसी टाइम की मान लेते हैं। ठीक है, अब 216 में से हमें, अब आप मुझे बस इतना बताइए कि इसमें से कौन कौन सी एज को मैं घटा देता हूँ जो कि उसके वाइफ की एज निकल कर आ जाए। तो आप कहेंगे सर उनकी पहले तो खुद की एज घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 186 घटा दीजिए, और बच्चे की उम्र और घटानी पड़ेगी, जो कि शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ। तो बच्चे की आज 6 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी? 1 वर्ष बाद पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी कितनी? 5 उसकी उम्र होगी। पक्की बात है? कितनी होगी?
5 उसकी उम्र होगी, ठीक है। 216 186 और 5 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 186 और 5 हो जाएंगे 91। तो 216 माइनस 186 और 5 हो जाएंगे 191, ठीक है। तो 216 कौन सी एज थी जिसमें सारे लोग इंक्लूड थे, बच्चा भी था, उसकी वाइफ भी थी और सारे लोग थे। ऊपर 186 वैल्यू कौन सी थी? जो कि उसमें उसके पापा की, मम्मी की और उसके बच्चे की थी। 216 में से 191 में जाएंगे तो आप कहेंगे 6 में से 1 गया 5 और 20 में से कितने जाएंगे? 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25, ठीक है। 16 9 इसके बचेंगे, 16 इसके बचेंगे। तो 25 जो एज थी वही उसके वाइफ की थी। किस टाइम? शादी के टाइम। दोबारा से देखेंगे, मम्मी पापा और बेटे की उम्र शादी के समय थी 42, जो कि औसत दे रखा था, तो हमने रियल वैल्यू निकाल ली। 42 गुणे 3 186, यह शादी के समय उम्र थी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, शादी के 1 साल बाद में परिवार में एक बच्चा होता है और शादी के 6 वर्ष बाद में उसके मम्मी, उसके पापा, वह खुद और उसके बच्चा और उसकी वाइफ पांचों की उम्र 36 है। 1 2 3 4 5, 36 पंजे कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, ठीक है। तो 216 25 उम्र हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा से देखते हैं, शायद क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ी हुई है इसमें, ठीक है। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। ये 5 बंदे थे, 36 थी, 36 पंजे कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। 36 पंजे, 5 छांग 30, 0 हासिल 3, 5 दिए 15 और 3 18। ये कितने हो जाएंगे? 186, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये कितने हो जाएंगे? 126, ठीक है। 126 ये हो जाएंगे। अगर बात करें इसके करंट एज की, 180 में से मेरे को कितनी वैल्यू घटानी पड़ेंगे? 126 सीधे सीधे घटानी पड़ेंगे और 6 वर्ष बाद करंट वैल्यू लाने के लिए 18 और घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 3 18, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और 5 साल कौन सी घटानी पड़ेंगी? 5 साल वो घटानी पड़ेंगी जिनका बच्चा है। तो 180 माइनस 126 और 5 131 और 18 कितने हो जाएंगे? 150। अब की बार में सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। 180 में से 150 जाएंगे तो 30 साल आई। 30 साल आई और किसकी एज आई? तो वह उसकी वाइफ की एज आई। दोबारा से बात करें, ये कौन सी एज थी? ये शादी के समय की एज थी। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा थे। 42 थी 126। उसके बाद में शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ तथा शादी के 6 वर्ष बाद में 36 उनकी औसत एज दे रखी थी। 5 मेंबर थे, 36 पंजे 180 उसकी आई, ठीक है। उसके बाद में 180 में से उसने पूछा कि शादी के समय उसकी वाइफ की एज कितनी थी। तो आप कहेंगे सर 180 में से 126 तो वो निकाल दिया। उसके बाद में इसकी करंट लाने के लिए 18 तो बढ़ाएंगे, तो 18 इसमें से और घटेंगे। 18 कौन से? क्योंकि 6 6 6 तीनों की साल 18 वो घटानी पड़ेगी। और 5 साल कौन सा? बच्चा, जो कि आज की डेट में 5 साल का है, क्योंकि शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ और 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, शादी के 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 5 साल वो घटाएंगे, तो 180 में से 50, ये जो हो जाएगा ये 30 वर्ष आई। और आप कहेंगे सर क्या 30 वर्ष यह सही आंसर होगा? तो मैं कहूँगा सर अभी 30 वर्ष आज की एज है। हमसे जो पूछा है वो शादी के समय की एज पूछा है। तो 30 शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? तो आप कहेंगे सर शादी हुई थी 5 वर्ष पहले, मीन्स डैट 30 25 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बस लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं क्लासेस के, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय मेस का प्रतिदिन खर्च 42 बढ़ जाएगा।
जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 घट जाता है, तो मेस का मूल खर्च ज्ञात कीजिए। मूल खर्च ज्ञात कीजिए। करेंगे सवाल को। भाई क्या कहा क्वेश्चन में, एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। तो मैं आपसे कहूँ सर 35 छात्राएं हैं, प्रत्येक छात्रा प्रतिदिन x भोजन खाती है, तो यह मूल खर्च हो गया। 35 गुणे x भोजन पहले खर्च हो रखा होगा, ठीक है। मूल खर्च इतना हो रहा होगा, x रुपये का भोजन खाती है, प्रत्येक छात्रा 35 छात्राएं थी, x रुपये का भोजन खाती हैं पर डे, तो 35x रुपये का खर्च हो रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में छात्रावास में 7 विद्यार्थी आए, जो कि 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42, तथा प्रतिदिन का खर्च 42 बढ़ जाएगा, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 घट जाता है। 1 घट जाता है भाई, पहले x खर्चा हो रहा था, अब 1 खर्चा कम हो रहा है, तो 42 कौन से 7 बढ़ा दिए, 42x - 1 35x, तथा 42 रुपये बढ़ जाता है, तो ये 42 रुपये बढ़ा हुआ आया है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर 42 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे, दोबारा से चीज़ों को सीखें। ठीक, एक छात्रावास में 35 छात्राएँ थीं, प्रतिदिन वह x रुपये का भोजन खाती थी, तो उनका मूल खर्च 35x हो गया, ठीक है। 35x हो गया, गुणे के चिन्ह को अलग हटा देते हैं, 35x हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस 42 को अभी छोड़ देते हैं। छात्रावास में 7 छात्राएं और आती हैं, तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 42, तथा उनका जो प्रतिदिन का खर्च था x, उसमें से 1 रुपया पर डे खर्च कम हो जाता है, तो x - 1 वह कम हो रखा है, तथा जो पहले का खर्च था उसका 42 रुपये खर्चा बढ़ जाता है, तो 42 रुपये इधर बढ़ रहा होगा, बराबर करने के लिए 42 इधर लगा देंगे। चीज़ें समझ में आती हैं, ओके। अब बात करते हैं 35x + 42 बराबर 42x - 42, ठीक है। 35x में से 42x घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 7x, और 7x 42 इधर पहुंच जाएंगे, तो 42 + 42 कितने हो जाएंगे, 7 से 42 कितने हो जाएंगे, 7x बराबर 84 हो जाएगा, और x बराबर 12 × 7 = 84, x बराबर 12 × 7 = 84। अब हमसे पूछा है उसने क्या, मूल खर्च पूछा है। मूल खर्च पूछा है, तो मूल खर्च क्या था हमारा 35x। बात करेंगे 35 गुणे x की, x बराबर 12, तो 12 गुणे 35, 12 × 5 = 60, 0 6, 12 × 3 = 36 और 6 42, 420 रुपये का खर्चा पहले हो रहा था, 420 रुपये का खर्चा पहले हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा से दोहरान कर दें, ओके। भाई एक छात्रावास में, क्वेश्चन में कहा एक छात्रावास में 35 छात्राएं थीं और वह प्रतिदिन का x रुपये का भोजन कर रही थी, तो वह मूल खर्च कितना हो रखा होगा, तो 35x मूल खर्च हो रखा होगा। उसके बाद में कहा कि छात्रावास में 7 छात्राएं और बढ़ जाती हैं, तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42, और यह कितने हो जाएगा x - 1। x - 1 कैसे, क्योंकि जो पहले मूल खर्चा हो रहा था उसमें से प्रतिदिन का 1 रुपया कम हो रहा है, तो 42 गुणे x - 1 हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन में कहा कि प्रतिदिन का जो खर्च है वो 42 रुपये बढ़ रहा है, तो 42 यह बढ़ रहा होगा, तो 42 इधर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम चीज़ों को बराबर कर रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकाली, x की वैल्यू 12 आ गई। मूल खर्च की बात करें तो मूल खर्चा हो रहा है 35 गुणा x का, तो मूल खर्च बराबर 35 गुणे 12, 12 × 5 = 60, 0 हासिल 6, 12 × 3 = 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, 420 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बढ़ रहे हैं आज के पाठशाला के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखें लास्ट क्वेश्चन, ओके। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, सेम क्वेश्चन है। 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च 3 घट जाता है, तो
तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च ज्ञात कीजिए। करेंगे सवाल को, मैं 5 से 7 सेकंड यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ठीक है। करेंगे सवाल को, ठीक है। देखेंगे क्या हुआ क्वेश्चन में। एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 42 छात्र, अब की बार में 42 छात्र हैं तथा माना प्रतिदिन मूल खर्च पहले x रुपये हो रहा था। 42x हो गया, ठीक है। बात करेंगे 13 नए बच्चों के दाखिले हुए। 42 में 13 और नए बच्चे जुड़े तो 42 और 13 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 55 तथा 55 हो गए। तथा प्रतिदिन खर्च 30 रुपये बढ़ जाता है। जैसे ही 30 रुपये खर्च बढ़ा तो 30 जोड़ दिया। तथा उसके बाद में प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 घट रहा है। प्रतिदिन प्रति छात्र खर्चा 3 घट रहा है तो आप कहेंगे सर x हो रहा था 3 घट रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। x की वैल्यू निकालेंगे, 42x प्लस 30 बराबर 55 में अंदर गुणा करेंगे 55x माइनस ये कितने हो जाएगा, 55 तिये होते हैं 165, ठीक है। 55x में से 42x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे सर 13x इसमें बचेंगे और 30 इधर जाकर जुड़ जाएगा 165 और 30 कितने हो जाएंगे, 195 हो जाएंगे। 13 से 195 को काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, x बराबर 15 इसमें आ जाता है, x बराबर 15 इसमें आ जाता है। तथा क्वेश्चन के आंसर में पूछा है हमसे मूल खर्च, तो मूल खर्च की आप बात करेंगे तो मूल खर्च हो जाएगा क्या, x बराबर 15 है तो मूल खर्च 42x था, तो 42 गुणे 15 और बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 15 चौके 60, 3 63, 630 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम था, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। और यह जो क्वेश्चन था आज की पाठशाला का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जो आगे की क्लास में चीज़ों को करेंगे, 4 से 5 कंसेप्ट और हैं अभी आज की क्लास में हमने कितने कंसेप्ट सीखे हैं, हमने 2-3 कंसेप्ट सीखे हैं। एक मूल खर्च वाला, एक नॉर्मल वैल्यू वाला और एक एज डिफरेंस वाला, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सीखी हैं। यदि क्लासेस पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने छोटी बहनों को जोड़ सकते हैं चीज़ों के साथ और आगे बढ़ा सकते हैं अपनी तैयारी को, ठीक है। और हाँ, ये वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाली यदि आपको चीज़ें समझ में आई हों तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ऐसा ही रहना दीजिए। अगर ऐसे रहने देंगे तो और अच्छे रहेगा, नहीं तो हम पहले जैसे चीज़ों को कर देंगे, ठीक है। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।